हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट का। तो व्हाट इज अकाउंट, सबसे पहले तो यही आएगा। व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू अ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस में जो भी डेली एक्टिविटीज हो रही हैं फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, इसमें समराइज, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, ये सब क्यों करते हैं हम? फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि अगर हम इसलिए करते हैं ये सब ताकि हम चेक कर सके कि हमारा बिजनेस वर्थी है या नहीं, हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? AIS, ये है। इट इंक्लूड्स इन्वॉल्विंग द कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डाटा used by internal user to report information to investor, creditors, tax authorities। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सभी अकाउंटिंग डाटा को, यानी कि फाइनेंस का जितना भी डाटा है फाइनेंस से रिलेटेड, इंटरनली सारे डाटा को रिकॉर्ड करना। ठीक है, सुना है ना, प्रोस्पेक्टस बनते हैं, मेमोरेंडम्स बनते हैं, वो सब क्या होता है? वो इंटरनली डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जो उनको इन्वेस्टर्स के लिए भी शो किया जाता है। वो क्यों? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं वो इसको पढ़ के यहाँ के हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख सके और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, देन रिकॉर्ड करना, देन कम्युनिकेट करना, देन कंपेयर करना किसके साथ? अकाउंटिंग। कम्युनिकेट के बाद रिलीवेंट, रिलीवेंट के बाद रिलायबल, देन कंपेयर, और कंपेयर के बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करो, जानना कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है? बुक कीपिंग क्या है? सिर्फ आइडेंटिफाई करना किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि ये फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल नहीं है, ये फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल नहीं है। सिर्फ आइडेंटिफाई करती है और रिकॉर्ड करती है सिर्फ फाइनेंशियल को। अकाउंटिंग क्या है? पूरी समराइज करना, उसको कम्युनिकेट करना हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, अब आपको मान लो ये पता चल गया कि ये डाटा अकाउंटिंग का है। ठीक है, मान लो पता चल गया कि क्रेडिटर से पैसा आया, ये हो गया बुक कीपिंग, आइडेंटिफाई होगा कि क्रेडिटर का है ये। ठीक है, लेकिन वो डालना कहाँ है? अलग अलग लेजर बना के, अलग अलग अकाउंट बना के, ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे, समरी रहे हमारे पास। तो वो किस में होगा? वो अकाउंटिंग में होगा। देन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कांट टेक डिसीजन, इसमें मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेती है, और इसमें डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडिंग बाय द अकाउंटेंट मैनेजर टेक क्रिटिकल डिसीजन, इसमें मैनेजर डिसीजन लेती है। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग क्या है? एक्सपर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट जो होंगे वो डाटा प्रोवाइड करेंगे। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, क्या करना?
सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और इसमें क्या है, उसको फर्दर कम्युनिकेट करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, इन्वेस्टर्स को बताना, क्रेडिटर्स को बताना, ताकि वो हमारे यहाँ पे आके क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की जाती है, इसमें प्रिपेयर की जाती है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए, मैंने बोला ना बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। इसमें स्पेसिफिक स्किल चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, इस ये क्या है, कोई एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती इसमें। इसमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। इसमें सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम है, लेकिन अकाउंट्स में क्या है, इसमें सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल नहीं है। ठीक है, डस प्रिपेयर द कंपनी बजट, कंपनी का ओवरऑल बजट दिखाना होता है इनको। ठीक है, बुक कीपिंग वर्क इज यूजली ओवरसीन, ओवरसीन यानी कि एक बार दोबारा से कौन देख लेता है इसको, अकाउंटेंट देख लेता है। ठीक है, अकाउंटेंट अकाउंट्स विद sufficient experience and education, टाइटल ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस पर्सन है, वो देखता है। ठीक है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, पब्लिक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास अकाउंटिंग के लिए। देन यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मैनेजमेंट यूज करती है। ठीक है, विद डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, विद इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। Management requires all the timely and useful information of business organization to plan and control the business affair। क्यों यूज कर रही है, प्लान एंड कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट। ठीक है, यूजेस विद डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो यूजेस विद डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी कि किस कौन कौन ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा अकाउंट हमारे कंपनी में, किनका होगा, इन्वेस्टर्स का। ठीक है, इन्वेस्टर का डायरेक्ट कनेक्ट होगा उनका, क्योंकि पैसा लगा हुआ है। ठीक है, उनको इंटरेस्ट आना है डायरेक्ट कंपनी से, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। ठीक है, एनालाइज करना कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है कंपनी की। ठीक है, कितने कितने इंटरेस्ट इन्होंने दिया है बाकियों को। देन इंटरेस्ट विद इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अब ये कौन आ गए, वो अथॉरिटीज आ गई जिससे लोन लिया है, या गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गई, ये सब हमारी इनडायरेक्ट हो जाती है। देन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी है। ठीक है, साइंस क्यों है, इसमें हमें रूल्स भी लगाने पड़ते हैं। और आर्ट क्यों है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अलग अलग रखना होता है। ठीक है, कुछ बैलेंस शीट में डालने होते हैं, कुछ लेजर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये आर्ट भी है। ठीक है, और साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें रूल्स रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगानी है। ठीक है, तो साइंस भी है और आर्ट भी है। देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, यानी कि सिर्फ जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो मनी के टर्म में हमें मिल सकती है। ठीक है, अब मैं बोलूं ऑनेस्ट, तो वो नहीं रिकॉर्ड करते, ऑनेस्टी कैसे रिकॉर्ड करेगी। देन क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करती है कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। समराइज करती है। ठीक है, रियल फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है हमें, परफॉर्मेंस और पोजीशन बताती है रियल। ठीक है, समराइज कर दिया सारी, जितनी भी पूरे साल में हुआ उसको बैलेंस शीट में शो करके उसने बता दिया कि भाई इतनी लाइबिलिटी खड़ी है तुम्हारी और इतनी एसेट खड़ी है तुम्हारी। तो इससे क्या पता चलेगा, हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा।
देन एनालाइजिंग क्या है? एनालाइज कर पाना, कौन सा मेथड यूज करना है, या अगर ऐसा फाइनेंस हो गया हमारा, पोजीशन ये है हमारे फाइनेंस की, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हेल्प करती है। देन कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, कम्युनिकेट करती है इस रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, क्रेडिटर्स को, टैक्स पेयर को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को। ये सर्विसेज हैं जो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम अवेल करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री ट्रैक हो जाती है, टैक्स रेट पता चल जाते हैं, परचेजिंग ऑर्डर्स पता चल जाते हैं। देन अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग यानी कि वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट होगा, देन उसको जर्नलाइज किया जाएगा, यानी कि जर्नल एंट्री, जर्नल बुक, जर्नल बुक बनाई है ना सबसे पहले। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट देखते हैं कि एक चीज डेबिट, एक चीज क्रेडिट, एक चीज डेबिट, एक चीज क्रेडिट। जर्नल एंट्री डालेंगे सबसे पहले, देन रिकॉर्ड द जर्नल इनटू, फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लेजर में कन्वर्ट करेंगे। देन अनएडजस्ट ट्रायल बैलेंस है जो, उसको क्रिएट करेंगे, यानी कि जो लेजर में एडजस्ट नहीं हुआ वो पता चलेगा हमें उससे। फिर उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, ठीक है। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये अनएडजस्टेड बनाया, फिर एडजस्टेड बना लिया। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, लाइक बैलेंस शीट बनेगी। देन बैलेंस शीट के बाद क्लोज द बुक, बुक को क्लोज कर दिया जाएगा और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा। देन रूल ऑफ अकाउंट्स, ये तो आपने वैसे पढ़े ही होंगे। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन्हीं के बेस पे सारा अकाउंटिंग वर्क करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट है ये, रियल अकाउंट है ये, या नॉमिनल अकाउंट है। उस अकॉर्डिंग आप उसकी एंट्री डालोगे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, जो रिसीवर है, और क्रेडिट क्या होगा, जो गिवर है, ठीक है। जो पैसे दे रहा है वो क्रेडिट, और जो ले रहा है वो डेबिट, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर कंपनी पैसे ले रही है, रिसीवर है कंपनी, तो डेबिट, और अगर कंपनी पैसे दे रही है तो क्रेडिट। और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, मोस्टली यही चलता है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है। बात तीनों में एक ही है, ठीक है, आना और जाना ही है। लेकिन डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नीचे देखो थर्ड में, लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इनकम और गेन को क्रेडिट करना है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मोस्टली करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जिसमें आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो और इनकम और गेन को क्रेडिट करते हो, ठीक है। साथ में एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं कभी कभी, कि एसेट्स बढ़ गए हैं आपके, या एसेट्स सेल कर दिया है तो उस पे लॉस हो गया है, ठीक है, तो वो भी सभी अकाउंट्स में जाएंगे। तो अगर एसेट जो है, ठीक है, वो बढ़ रही है तो वो डेबिट होएगी। और ये देखो सभी लिखा है, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है तो डेबिट। और क्रेडिट कब होएगा, जब कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट एक्सपेंस कम हो रहे हैं और इनकम बढ़ रही है। ये याद करना पड़ेगा आपको कि कब क्या करना है। मेन तो याद रखो, लायबिलिटी और कैपिटल एक जैसे होते हैं, लायबिलिटी और कैपिटल एक साइड ही आते हैं। तो दोनों अगर कम होंगे तो डेबिट, दोनों बढ़ेंगे तो एस क्रेडिट, ठीक है। इसी के ऑपोजिट कौन कौन होते हैं, इसी के ऑपोजिट एसिड और इनकम एसिड्स होती हैं, तो एसिड इसके ऑपोजिट चलेगी। अगर कैपिटल कम हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं, तो एसिड बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है। देन एक्सपेंस और इनकम का अलग से रख लो। अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, तो इसी के ऑपोजिट रहेगा कि अगर इनकम कम हो रही है तो डेबिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। समझ में आया बेटा ये?
देन एडवांटेजेस आ गए, लिमिटेशंस आ गई। नाउ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स के कौन कौन से रूट है। तो सब 3 तरह के रूट है इसमें, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल में नेम से ही क्लियर होना चाहिए, फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि डेली की डेली एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेली जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी इसमें वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट रिलेटेड। ठीक है, सारी की सारी आइटम रिलेटेड टू जो कॉस्ट होगी। ठीक है, उस पीरियड में होने वाली कॉस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी उसको बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। वो किस में आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस, ये सब कॉस्ट है ना। ठीक है, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होगा, जिसमें डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट रिलेटेड। ठीक है, प्रिपेयर किए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब। देन टैक्स अथॉरिटी, ये सब एक्स्ट्रा में है, मेनली ये 3 है। ठीक है, जो 3 अकाउंटिंग में वर्क करते हैं वो ये 3 है। देन टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है, जितना टैक्स हमने पे करना है, जो भी प्रोविजंस लगी हैं उसकी, उसका डाटा रिकॉर्ड करना, प्रिपेयर करना। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जो भी इन्फ्लेशन आया है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट देखना, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन काम कर रहे हैं उनको ट्रीट लाइक अ एसेट। ठीक है, नॉट अ फिजिकल, ट्रीट लाइक अ एसेट। उनको एसेट की तरह ट्रीट करना है, ना कि मशीन की तरह। तो उनकी वैल्यूज को भी चेक करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, हायरिंग करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना टू द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत है। हम्म। कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस और अक्रूवल क्या होता है, कैश बेसिस इसमें कि सिर्फ कैश रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड होगा, कुछ भी जो अनरिकॉग्नाइज्ड है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी कि जिसकी पेमेंट नहीं आई है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, जो कैश में पेमेंट आ गई है या जो कैश में अवेलेबल है सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, ओनली कैश बेसिस। ठीक है, अक्रूवल क्या है, method of accounting where revenue and expenses are recorded when they are earned, regarding of them the money is actually received or paid। समझ में आई, जब वो अर्न हो गई, यानी कि मैंने अगर बोल दिया कि हम मतलब हमने किसी को सामान दे दिया, ठीक है, गुड्स दे दिए, लेकिन अभी उसकी अमाउंट जो है वो हमें रिसीव नहीं हुई है, क्रेडिट पे हमने दे दी। ठीक है, तो अमाउंट अभी आई नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास डेटर्स खड़े हो गए हैं हमारे, जिन्होंने हमें पे करना है। अमाउंट अभी नहीं आई ना हमारे पास, बट हमने उसको ऑन तभी के तभी क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। हमने ये नहीं देखा वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, हमने उसको तभी के तभी क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रूवल अकाउंट। जब आएंगे पेमेंट तब अलग से रिकॉर्ड, तब वो कैश में आएगा। जब तक वो रिसीव नहीं हुआ है लेकिन अर्न हो चुका है, मतलब हमें पता है वो सेल हो चुका है, तो उसको हमने क्या किया, अकाउंटिंग में डाला। हाँ जी, चैप्टर क्लियर हो गया। चैप्टर 1 तो इजी होता है, बेसिक अकाउंटिंग ही होता है, लेकिन चैप्टर 1 इज इम्पॉर्टेंट। हर हर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट होते हैं। जब तक हमारे बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे हम आगे वर्क नहीं कर सकते। नाउ चैप्टर 2 इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, सेकेंड इज अकाउंटिंग कंजर्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, जो हमारा अकाउंट है वो वर्क किसके बेस पे करता है, गैप से करता है।
ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। GAAP is a combination of authoritative principles and way of documentary and disclosure accounting information that are widely recognized। ठीक है, अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, हमें रूल्स देता है। गैप जो है हमें रूल्स देता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के अंडर ये वर्क, मतलब हम वर्क कर रहे हैं गैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाहर भी, वो गैप यूज करती हैं, जिससे क्या होता है हमारी और उनकी अकाउंटिंग जो है वो सेम रहती है, यानी कि एक ही रूल के साथ सारे वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, इजी हो जाएगा ना दूसरों की अकाउंटिंग स्टेटमेंट को भी समझना। तो जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि जर्नल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स है, सभी यही एक्सेप्ट करते हैं। देन बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, पहली बात तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, यूज टू नोटेट अकाउंटिंग postulates, that is necessary assumptions and condition upon which accounting is based। कंसेप्ट यानी कि जिसके ऊपर अकाउंट क्या है, बेस्ड है, यानी कि बेसिक्स। ठीक है, इसमें थ्योरीज आती हैं कि कैसे वर्क करना है, हाउ, ठीक है, और व्हाई। और कन्वेंशंस क्या है, कॉमन प्रैक्टिसेस है, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल्स थिंग्स हैं, ठीक है, जो सब लोग अप्लाई करते हैं, रूल्स है। तो सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सबसे पहला कंसेप्ट आ गया हमारा। अब पहले कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या कह रहे हैं कि बिजनेस और जो उसके पर्सन है, उन दोनों क्या है, अलग अलग है। बिजनेस की अपनी एक अलग से आइडेंटिटी है, जैसे हम बोलते हैं कंपनी, ठीक है, ए एंड बी इज अ पार्टनर, ठीक है, ए जो है मान लो उसका ऑनर है, आप रिलायंस ही लगा लो, रिलायंस का ऑनर कोई और है, ऑनर कोई और है, और कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस। बिजनेस की एक अलग से एंटिटी है, दैट इज रिलायंस, ठीक है। सेकेंड इज मनी मेजर कंसेप्ट। मनी मेजर कंसेप्ट की वो चीजें रिकॉर्ड करना जो मनी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो मनी की फॉर्म में नहीं आ सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है, मनी मेजर कंसेप्ट हो गया। देन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी कि हमने जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, हम ये सोच के नहीं चलेंगे कि बस हमें प्रॉफिट हुआ और हम निकल जाएंगे, बंद कर देंगे बिजनेस। क्या लेके चलना है, ऑन गोइंग, यानी कि लॉन्ग टर्म कंसेप्ट को लेके चलना है। ये सोच के चलना है कि हमने अपने बिजनेस को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, ठीक है, ये सोच के चलना है अभी हमारा बिजनेस ये है, फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि आगे ऑन गोइंग कंसेप्ट रहना है। देन कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ कोस्ट रदर देन मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये बोल रहा है जो भी अकाउंटिंग वैल्यू है, जो भी अकाउंटिंग वैल्यू है, जो भी अकाउंटिंग वैल्यू है उसको कोस्ट पे रिकॉर्ड करें, ठीक है, हिस्टोरिकल कोस्ट हो गई उसकी, ठीक है, उसको जब खरीदा तब उसकी कोस्ट क्या थी, ना कि मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमें तो जितनी कॉस्ट पड़ी हम वो लिखेंगे, मार्केट वैल्यू तो हम प्रॉफिट ऐड करके डाल रहे हैं ना। देन रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन क्या है, जब प्रॉफिट रियलाइज होएगा, ये नहीं है अभी हमने बोला अभी आना है प्रॉफिट, जैसे हमने एक्रूअल में किया, इसमें क्या बोल रहे हैं, जब प्रॉफिट रियलाइज होगा, जब अर्न होगा, तभी ही उसको लिखना है, ठीक है, प्रॉफिट इज कंसीडर टू बी अर्न, जब अर्न हुआ तब वो कंसीडर किया जाएगा कि ये प्रॉफिट है। देन अक्रूवल कंसेप्ट भी दे दिया, वही जो हमने पढ़ा था कि
अक्रूवल कर रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे आए नहीं है, ठीक है, या हमने अभी पैसे दिए नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो राइज हो चुके हैं, कि उसको देना पड़ेगा। ये उसके फॉर्म है, जैसे सेल किया क्रेडिट पे, ठीक है, परचेज किया क्रेडिट पे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, जैसे महीना होने वाला होता है तो पता होता है कि रेंट पे करना है। देन पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली हर पीरियड ऑफ टाइम, हर साल हमें क्या करना पड़ता है, अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। हम कोई कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं और कोई फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है और फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से मार्च होता है। देन कन्वेंशन आ गई। पहली कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन यानी कि जो रूल्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि कंसिस्ट रहना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करने चाहिए, ठीक है। एक ही मेथड को अगर हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो हमको उस मेथड पे कंसिस्ट हो जाना चाहिए। देन कन्वेंशन ऑफ प्रूड्यूसेंस यानी कि क्या है, ऑलवेज बी द साइड ऑफ सेफ्टी, सो दे एज्यूम एंटिसिपेशन, नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल फॉर लॉसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा आगे की सोच के चलनी चाहिए, ठीक है, कि आगे अगर हमें लॉस हो जाए तो हमें उससे कैसे डील करना है, ठीक है। और ये ट्राई करना चाहिए कि प्रॉफिट चाहे ना हो लेकिन लॉस से बचा जा सके। देन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है, आइटम्स और जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी मटेरियल हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी वेस्ट ना हो उसमें से, सारे मटेरियल को प्रॉपरली यूज किया जा सके। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सारी की सारी बातें जो हैं हमें इन्वेस्टर्स को बतानी है, यानी कि हमारी अकाउंटिंग पोजीशन का फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए टू द शेयर होल्डर्स, टैक्स अथॉरिटी और क्रेडिटर्स, या जो भी हमारी स्टेटमेंट पढ़े उसको फुल डिस्क्लोजर मिल जाए। फुल डिस्क्लोजर करना है हमने अपनी स्टेटमेंट का, कुछ छुपाना नहीं है। कई बार क्या करती है कंपनी, उनको प्रॉफिट हो नहीं रहा होता, लेकिन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए वो प्रॉफिट शो कर देती हैं ज्यादा, ठीक है, या फिर ज्यादा इंटरेस्ट शो कर देते हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो रॉन्ग डिस्क्लोजर हो जाता है। हाँ जी, कन्वेंशन और कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। ये तो बेटा आपको ऐसी एज इट इज नेम याद करने होंगे, नेम में ही आंसर है उनकी, जो जो उसका नाम है वही उसके आंसर है। क्लियर है। देन बिजनेस इनकम है, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो, कि बिजनेस इनकम होता क्या है, ठीक है, उसको मेजर कैसे करते हैं, बेसिक इसके कंसेप्ट्स क्या होंगे, इशू कौन कौन से हमें देखने पड़ते हैं इसमें। ये अभी पढ़ना है या कल? बिजनेस इनकम कंटिन्यू करें या कल पढ़ना है? आज बच्चे क्यों कम आए हैं, अमन, अर्श और लक्ष्मी? आपका नाम लक्ष्मी है लुक्ष्मी है? लुक्ष्मी, ओके, बड़ा न्यू सा नेम है।